कि बूंदी का शासक कौन था? बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह हाड़ा। और बुद्ध सिंह हाड़ा की जो पत्नी थी, जिसमें एक पत्नी का नाम था अमर कुंवरी, और अमर कुंवरी किसकी बहन थी? सवाई जय सिंह की। और कालांतर में इनके कोई पुत्र प्राप्त नहीं होता, तब बुद्ध सिंह हाड़ा है वो सवाई जय सिंह से परामर्श मांगता है, और उस परामर्श के अंदर है वो सवाई जय सिंह बूंदी का जो उत्तराधिकारी है वो उत्तराधिकारी किसे घोषित करता है? दलेल सिंह को घोषित करता है। और बाद में दलेल सिंह के साथ में सवाई जय सिंह अपनी पुत्री का क्या कर देता है? विवाह कर देता है। और कालांतर में कहते हैं कि बुद्ध सिंह हाड़ा के जो भटियाणी रानी होती है उसके एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम क्या है? उमेद सिंह है। और अब जो अमर कुंवरी है वो उमेद सिंह को राजा बनाना चाहती है, लेकिन इस समय जो राजा है वो राजा दलेल सिंह होता है ना? दलेल सिंह बूंदी का राजा होता है। तो जो अमर कुंवरी है, अमर कुंवरी मराठों के सहयोग से दलेल सिंह को क्या बना देती, अपने इसको उमेद सिंह को क्या बना देती है? राजा बना देती है। लेकिन जय सिंह आक्रमण करता है और उमेद सिंह को हटा करके और दलेल सिंह को पुनः क्या बना देता है? शासक बना देता है। अब इस प्रकार ये इनकी लड़ाई है, ये चलती रहती है। अब आगे अपने बात करें कि इस दौरान अपने जो पढ़ा था कि जो एक तो देबारी समझौता हुआ था, देबारी समझौते के बाद में 1713 के अंदर सवाई जय सिंह को अपने 7000 का मनसब दे करके और मुगल बादशाह है वो अपना मनसबदार बना लेता है, और इसे किसकी सूबेदारी दी जाती है? मालवा की सूबेदारी दी जाती है। और मालवा पर दक्षिण भारत से जो अटैक हो रहा है वो किन का अटैक हो रहा है? मराठों का आक्रमण हो रहा है। अब एक तो मालवा का सूबेदार है, इसलिए मराठा है वो आक्रमण करते हैं जय सिंह के ऊपर, क्योंकि जय सिंह मालवा का क्या है? सूबेदार है। दूसरा, इधर अपने बूंदी वाले हस्तक्षेप के अंदर मराठे आ जाते हैं, और इसके बाद में धीरे धीरे क्या मराठों के आक्रमण है वो सवाई जय सिंह की ओर बढ़ने लगते हैं। अब एक बात उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो सवाई जय सिंह है 3 बार मालवा के सूबेदार बनते। कितने बार? 3 बार मालवा के सूबेदार बने। जब 3 बार मालवा के सूबेदार बनते हैं तब इनकी मराठों के साथ 3 लड़ाइयां होती है प्रमुख। 3 लड़ाइयों के अंदर एक लड़ाई के अंदर तो सवाई जय सिंह जीतते हैं, और 2 लड़ाइयों के अंदर सवाई जय सिंह से मराठे जीतते हैं। तो ज्यादा उन युद्धों का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या 3 युद्धों के नाम लिखने अपने को भी, कौन कौन से युद्ध हुए और कौन कौन से सन के अंदर ये युद्ध लड़े गए और कौन जीता और कौन हारा। बस इतनी बात अपने को ध्यान में। तो 1 नंबर पे अपने लिखेंगे पील सूद का युद्ध। पील सूद का युद्ध ज्यादातर इनमें से पूछा नहीं जाता, बाई चांस पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि पील सूद का युद्ध है वो किन के मध्य हुआ। तो पील सूद का जो युद्ध है वो सवाई जय सिंह और मराठों के बीच में हुआ, 1715 में हुआ। कब हुआ? 1715 के अंदर। किसके बीच में हुआ? तो एक तरफ है सवाई जय सिंह और एक तरफ कौन है? मराठे। मराठे इस युद्ध के अंदर हारे हैं, सवाई जय सिंह इस युद्ध के अंदर जीते हैं। बस इतनी बात अपने को याद रखनी है। दूसरा युद्ध होता है अपने मंदसौर का युद्ध। मंदसौर अपने मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। इस युद्ध के अंदर सवाई जय सिंह की हार होती है और 1733 में ये युद्ध होता है। तो लिख देते हैं मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध 1733। एक तरफ है सवाई जय सिंह, एक तरफ है मराठे। इसमें मराठे जीत जाते हैं, सवाई जय सिंह की हार होती है। तीसरा युद्ध अपने को इसमें ध्यान में रखना है रामपुरा का युद्ध। कोटा के आसपास ये युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर सवाई जय सिंह की हार होती है, मराठे जीतते हैं। रामपुरा का युद्ध, रामपुरा का
युद्ध 1735। एक तरफ है सवाई जय सिंह, एक तरफ है मराठे। मराठों की जीत होती है, सवाई जय सिंह की क्या होती है, इसमें हार होती है। बस इतनी बात इनमें याद रखनी है। अब इस प्रकार से जब आक्रमण बढ़ते हैं तो सवाई जय सिंह एक योजना बनाते हैं कि राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक है, ये सारे जो राजपूत शासक है, इनको एक किया जाए और एक करने के बाद में क्या है, एक संगठन बनाया जाए और मिल करके इन मराठों से क्या है, युद्ध लड़े जाए। इस प्रकार की एक योजना तैयार की जाती है सवाई जय सिंह के द्वारा। अब ये जो योजना रहती है, इस योजना के तहत के एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उस सम्मेलन का नाम है हुरडा सम्मेलन, और हुरडा सम्मेलन है 17 जुलाई 1734 के अंदर होता है भीलवाड़ा जो जिला है उसके अंदर। योजना कौन बनाता है, योजना बनाता है सवाई जय सिंह। उद्देश्य क्या है, मराठों के जो आक्रमण हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, उन आक्रमणों का क्या है, सामना करना क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है। इस सम्मेलन के अंदर जो अध्यक्ष बनाया जाता है मेवाड़ के शासक होते हैं उस समय महाराणा संग्राम सिंह। लेकिन संग्राम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उनका जो बेटा होता है महाराणा जगत सिंह, वो इस सम्मेलन की क्या करता है, आगे चल करके अध्यक्षता करता है। अब 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन हुआ। जुलाई का जो महीना होता है, जुलाई अगस्त सितंबर के जो महीने, वो कब के महीने होते हैं, बरसात के महीने होते हैं। तो इस सम्मेलन के अंदर यह निर्णय लिया जाता है कि जैसे ही बरसात बंद हो जाएगी, बरसात बंद होने के बाद में क्या है, जितने भी राजपूत शासक है, वो सारे राजपूत शासक भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान पड़ता है रामपुरा आगुचा के अंदर अपनी सेना लेकर के पहुंचेंगे और मराठों से युद्ध करेंगे, मराठों का क्या करेंगे, सामना करेंगे। लेकिन ये योजना है वो सफल नहीं हो पाती, क्योंकि इस योजना का पता मराठों को लग जाता है। और इस दौरान क्या है, ये वर्षा काल के दौरान मराठों के आक्रमण होते हैं। प्रत्येक एक राजा को टारगेट करके आक्रमण किया जाता है, जिसके कारण क्या है, कोई भी राजा सवाई जय सिंह का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये सम्मेलन क्या हो जाता है, एक प्रकार से असफल हो जाता है। ये बात अपने को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब अपने ये सम्मेलन से संबंधित जो बात है वो नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, अपने हेडिंग लगाइए हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन हुरडा सम्मेलन कब हुआ, 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को होता है हुरडा सम्मेलन। कहाँ होता है, तो भीलवाड़ा में होता है। स्थान कौन सा है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर होता है सम्मेलन। योजनाकर्ता कौन है इसका, तो योजना करता है सवाई जय सिंह। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है मराठों के आक्रमण का सामना करना, मराठों के आक्रमणों का सामना करना। बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो मेवाड़ के शासक होते हैं। जब ये योजना बनाई जाती है तब तो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं महाराणा संग्राम सिंह को। लेकिन संग्राम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो लिख देंगे अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, महाराणा संग्राम सिंह को। संग्राम सिंह सेकंड है, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनका जो उत्तराधिकारी होता है
महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह ये अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और अध्यक्षता कब करते हैं? तो 17 जुलाई 1734 को ये अध्यक्षता करते हैं। निर्णय क्या लिया जाता है इस सम्मेलन के अंदर? निर्णय ये लिया जाता है कि वर्षा काल के बाद सभी शासक रामपुरा आगुचा के अंदर अपनी सेना के साथ क्या है पहुंचेंगे। तो निर्णय लिख देते हैं। निर्णय वर्षा काल के बाद, वर्षा काल के बाद सभी शासक अपनी सेना लेकर, अपनी सेना लेकर रामपुरा आगुचा में, रामपुरा आगुचा में पहुंचेंगे। लेकिन कहते हैं कोई भी शासक है वो सेना लेकर के रामपुरा आगुचा नहीं आता है। तो नतीजा एक ही निकलता है कि सम्मेलन एक प्रकार से क्या रहता है, ये असफल रहता है। लेकिन अपने से कई बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि जब ये सम्मेलन हुआ था तब इस सम्मेलन के अंदर कौन कौन से शासक ने भाग लिया था? तो इसमें एक तो बीकानेर के शासक की बात करते हैं। बीकानेर का शासक था जोरावर सिंह। कौन था शासक है? जोरावर सिंह। दूसरी अपने बात करें कि बूंदी का शासक कौन था? तो बूंदी का शासक था दलेल सिंह। बूंदी का शासक कौन है? दलेल सिंह। और दलेल सिंह है वो सवाई जय सिंह का एक प्रकार से तो जवाई है ना, तो वो भी आया बूंदी से। मार अपने अगली बात करें अपने कि मेवाड़ से लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेवाड़ से कौन आया है? जगत सिंह इसकी अध्यक्षता कर ही रहा है। इसके बाद में अपने करौली लिखते हैं। करौली, करौली का शासक लिखिए गोपाल सिंह। करौली का शासक गोपाल सिंह। करौली के बाद में अपने लिखते हैं कोटा का शासक। कोटा का शासक होता है इस समय दुर्जन साल, दुर्जन साल हाड़ा। तो कोटा का शासक आया था दुर्जन साल। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखना, ये नाम याद करने ही पड़ेंगे। दुर्जन साल हाड़ा। और एक अपने मारवाड़ के शासक की बात कर लेते हैं कि इस सम्मेलन के अंदर मारवाड़ का शासक कौन आया था? तो इस सम्मेलन के अंदर मारवाड़ का शासक है अभय सिंह आया था। महाराजा अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह। सम्मेलन में तो आए थे लेकिन रामपुरा आगुचा के अंदर सेना लेकर के ये लोग नहीं आए थे, ये बात ध्यान में रखिए। सम्मेलन क्या रहता है? असफल रहता है। तो लिख देंगे, नोट लगा के लिख दीजिए, यह सम्मेलन असफल रहा। यह सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। कोई भी शासक है वो सेना लेकर के नहीं पहुंचता है, ये बात अपने को ध्यान। नोट कर लिया क्या सभी ने? आगे अपने बात करते हैं इसके बाद धौलपुर समझौता 1941। धौलपुर समझौता 1741, 1941 नहीं है, 1741। 1900 में तो था ही नहीं सवाई जैसी। अब क्या है धौलपुर समझौता, इसको थोड़ा सा समझना है। अपने को पता है कि जो सवाई जयसिंह है, ये सवाई जयसिंह मुगल बादशाह था एक मोहम्मद शाह रंगीला, उसका मनसबदार है। सवाई जयसिंह मुगल बादशाह का क्या है?
मनसबदार है, मालवा का सूबेदार है ये। और मुगलों की और मराठों की आपस में क्या है, क्षेत्र को लेकर के विवाद रहता है, आक्रमण होते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो कहते हैं कि ये सवाई जैसी क्या करते हैं, धौलपुर के अंदर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से मराठों के साथ क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, जिसे किस समझौते के नाम से जानते हैं, अपने धौलपुर समझौते के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में क्या है, आगे आने वाले समय के अंदर इस समझौते के बाद में मालवा की जो सूबेदारी है वो मराठों को दे दी जाती है, मोहम्मद शाह रंगीला के पास में नहीं रहती है। तो इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं लिखनी है, ज्यादा कोई प्रश्न आते ही नहीं है। प्रश्न यही आता है कि धौलपुर समझौता किसके बीच में हुआ, प्रतिनिधि कौन था, किसकी तरफ से किसने भाग लिया और फैसला क्या होता है। तो एक तरफ तो अपने लिख देते हैं कि समझौता किसके बीच में हुआ, एक तरफ तो था मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ये मुगल बादशाह है। एक तरफ है मराठे, और मराठों के अंदर इस समझौते के अंदर जो प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहा है उस व्यक्ति का नाम है अपने बालाजी पेशवा। बालाजी पेशवा है, या बाजीराव पेशवा अपने बोल देते हैं, बालाजी बाजीराव पेशवा, बालाजी बाजीराव पेशवा। ज्यादातर तो ये अपने भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन ये इसका प्रतिनिधि कौन होता है मोहम्मद शाह रंगीले का इसके अंदर, तो सवाई जय सिंह होता है, सवाई जय सिंह। और इस समझौते के बाद में क्या निर्णय निकलता है, तो लिख देंगे समझौते के पश्चात, समझौते के पश्चात मालवा की सूबेदारी, सूबेदारी मराठों को दी गई, मराठों को दी गई। बस ये एक बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि सूबेदारी किसको मिल गई, मराठों को मिल गई। समझौता किसके बीच में हुआ, तो समझौता मोहम्मद शाह रंगीला और बालाजी बाजीराव पेशवा के बीच में हुआ। मोहम्मद शाह रंगीले का प्रतिनिधि कौन था, सवाई जय सिंह था। अपने को तो ये नाम याद करना है राजस्थान के अकॉर्डिंग कि इसमें जो भूमिका रहती है प्रतिनिधि के रूप में वो सवाई जय सिंह की रहती है धौलपुर समझौते के अंदर। अब आगे अपने बात करें इस समझौते के बाद, तो अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। आयोजन कब करवाया, आयोजन करवाया था 1740 के अंदर। कुछ किताबों के अंदर 42 भी मिलता है, लेकिन अधिकांश किताबों के अंदर 1740 मिलता है, इसलिए अपने 1740 ही माने। अगली हेडिंग लगाते हैं अपने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन 1740। क्या विशेषता है कि अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला, यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, सवाई जय सिंह था। एक तो ये बात इसमें याद रखनी है। दूसरी बात इसमें कई बार पूछा जाता है कि इस अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था, पंडित कौन था, तो पुंडरीक रत्नाकर। पुरोहित कौन था यज्ञ का, पुंडरीक रत्नाकर। और जब अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है, लिख देते हैं पुरोहित, पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर। अगली बात कि जब यज्ञ करवाया जाता है, यज्ञ होने के बाद में अपने देखते हैं कि एक अश्व छोड़ा जाता है, और जहां तक
अश्व घूमता है वहां तक का जो राज्य है वो उस शासक का होता है जो ये अश्वमेध यज्ञ करवा रहा होता है। रामायण देखिए आपने, रामायण में अश्वमेध यज्ञ वाली बात देखी है, भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। एक अश्व छोड़ा था, उस अश्व को किसने पकड़ा था? लव कुश ने पकड़ा था, तो बाद में युद्ध हुआ था ना। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, युद्ध होने की संभावना तो है, तो सवाई जैसे क्या करते हैं कि अपने है ना वो जो अश्व है वो जो दुर्ग है उस दुर्ग के अंदर अंदर छोड़ते हैं, है ना, बाहर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर दुर्ग से बाहर छोड़ेंगे, मान लो कि मारवाड़ में चला गया, मेवाड़ में चला गया, तो दूसरे राजा वो क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। तो ये दिमाग से काम लेते हैं कि घोड़े को जयपुर जो नगर है उस नगर के क्या अंदर छोड़ा जाता है, पर कोटे के अंदर भी बाहर नहीं जाए। सवाई जैसी ने सोचा कौन पकड़ेगा अपने घोड़े को, लेकिन वहां कहते हैं कुंभाणी राजपूत होते हैं, और कुंभाणी राजपूतों का जो प्रमुख नेता होता है वो होता है दीप सिंह कुंभाणी। दीप सिंह कुंभाणी इस अश्व को क्या है, पकड़ लेते हैं। जब अश्व पकड़ लेते हैं तो नियमानुसार युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करते हैं तो कहते हैं सवाई जयसिंह दीप सिंह कुंभाणी को हरा करके या पराजित करके और अश्व को क्या करवा लेते हैं, आजाद करवा देते हैं। और दीप सिंह कुंभाणी और उनके साथी है वो इस युद्ध के अंदर क्या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये आ जाए क्वेश्चन कि जो अश्व है उस अश्व को किसने रोका था, तो दीप सिंह कुंभाणी ने रोका था, जो लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ये इतनी बात अपने को नोट करनी है, तो लिख देंगे इसमें दीप सिंह कुंभाणी ने, दीप सिंह कुंभाणी ने अश्व को रोका जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ये बात अपने को अश्वमेध यज्ञ में याद रखनी। अब अगली बात कि सवाई जयसिंह की मृत्यु कब होती है, तो सवाई जयसिंह की मृत्यु होती है सितंबर 1743 के अंदर। 1700 से लेकर 1743 तक इनका शासन काल रहता है। सितंबर 1743 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आगे लिखते हैं सवाई जयसिंह की मृत्यु। सवाई जयसिंह की मृत्यु सितंबर 1743 के अंदर। हालांकि मृत्यु को लेकर के प्रश्न आता नहीं है, बहुत ही कम संभावना है कि मृत्यु को लेकर के कोई क्वेश्चन आ जाए। और इनका शासनकाल अपने पढ़ते हैं कि 1700 से 1743 तक इनका शासनकाल है। अब इन्होंने निर्माण कार्य क्या क्या करवाए, कुछ निर्माण कार्य के बारे में पढ़ते हैं। अपने देखते हैं कि जयपुर नगर की स्थापना ही कौन करवाते हैं, सवाई जयसिंह करवाते हैं। स्थापना कब होती है जयपुर की, 1727 के अंदर। और इसके बाद में कछवाहा राजवंश की नई राजधानी कौन सी बन जाती है, जयपुर बन जाती है। ये नोट कर लिया क्या? तो लिखिए सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला। सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला। सबसे पहले स्थापत्य कला के अंदर अपने एक नंबर पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे जयपुर की स्थापना। एक नंबर पे हेडिंग लगाइए जयपुर की स्थापना। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की जो नींव है वो रखी जाती है। 18 नवंबर 1727। अब इसके बारे में अपने बात करते हैं कि इसकी स्थापना किस आधार पे की जाती है, किस प्रकार की जाती है, क्या इसकी और विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें कि इसका वास्तुकार कौन था। तो इसका वास्तुकार था, जो भारतीय वास्तुकार है वो तो है विद्याधर भट्टाचार्य, और एक पुर्तगाली वास्तुकार है उसका नाम है जेवियर डी सिल्वा। दो व्यक्ति इसके अंदर क्या होते हैं,
वास्तुकार होते हैं जो इसका क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं। 1727 के आसपास अगर अपने बात करें तो ये पहला नियोजित शहर था भारत का, जो जिसकी सड़कें हैं, सड़कें समकोण पे एक प्रकार से काट रही हैं, किस प्रकार से इसकी आकृति है, इस प्रकार से कोई भी पहले नगर का नियोजन नहीं किया गया था। यानी कि इसमें पहले से ही डिसाइड था कि किस प्रकार का प्रकोष्ठा होगा, अंदर नगर किस प्रकार का होगा, सड़कें किस प्रकार की होगी, या ये है या चंडीगढ़ है, ये इस प्रकार के नगर है। इससे पहले क्या है कि ठीक है, राजा ने महल बना लिया, उसके चारों ओर लोग बसते गए, नगर बन गया। ये इस प्रकार के नगरों में से नहीं था। ये भारत का क्या है, पहला आधुनिक रूप से नियोजित रूप से बसा हुआ क्या था, नगर था। तो इसमें लिखते हैं अपने कि इसका वास्तुकार कौन था, नगर का वास्तुकार। एक तो है विद्याधर भट्टाचार्य, और एक है इसके अंदर जेवियर डी सिल्वा, ये है पुर्तगाली वास्तुकार। ये दो वास्तुकार होते हैं। इस नगर की विशेषता क्या है, भारत का पहला आधुनिक रूप से नियोजित नगर, नियोजित नगर कौन सा नगर है, जयपुर नगर है। एक ये बात इसमें अपने को ध्यान में। अब यहाँ की पहली इमारत कौन सी थी, तो कहते हैं कि यहाँ जो पहली इमारत है वो है बादल महल। बादल महल से पहले यहाँ पे एक शिकार होदी होती थी। शिकार होदी का मतलब होता है कि जहां से शिकारी लोग शिकार करते हैं, या जब कोई शिकारी जो पशु है या जानवर है वो पास में आ जाता है तो उसमें शरण लेते हैं, उसे शिकार होदी बोलते हैं। उस शिकार होदी को क्या बदल दिया गया, उस शिकार होदी को बादल महल के अंदर बदल दिया गया। तो अगर प्रश्न आए कि जयपुर नगर की सबसे पुरानी या जयपुर नगर की सबसे पहली इमारत कौन सी है, तो कौन से महल है, बादल महल है। बादल महल पहले क्या था, एक शिकार होदी थी, शिकार होदी को बादल महल के अंदर परिवर्तित कर दिया गया। ये बात अपने को ध्यान में। तो लिखते हैं जयपुर नगर की, जयपुर नगर की पहली इमारत कौन सी है इमारत, तो बादल महल, बादल महल, ये अपने को नाम ध्यान में रखना है। अब इसकी नींव जो रखी गई है वो 18 नवंबर 1727 को रखी गई है, लेकिन नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है, तो नींव रखने वाला व्यक्ति है पंडित जगन्नाथ सम्राट, जो एक महाराष्ट्र का क्या था, ब्राह्मण था। इसने ये नींव रखी। तो लिख दीजिए नींव किसने रखी, तो पंडित जगन्नाथ सम्राट। नींव रखने वाला व्यक्ति है पंडित जगन्नाथ सम्राट ने यहाँ क्या है, नींव रखी। 2019 के अंदर अपने जो विश्व स्तर की संस्था है यूनेस्को, यूनेस्को ने जयपुर को विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। एक तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। जयपुर शहर का जो प्रकोष्ठा है, जयपुर शहर का प्रकोष्ठा है, उस प्रकोष्ठे में दरवाजे कितने हैं, कला संस्कृति के अंदर प्रश्न आता है, तो 7 दरवाजे। प्रकोष्ठे में कितने दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। एक राइटर हुए थे विशप हेबर, विशप हेबर ने कहा कि जो जयपुर नगर का जो प्रकोष्ठा है ना, ये मास्को, मास्को कहाँ, किसकी राजधानी है, मास्को, मास्को किसकी राजधानी है, रूस की राजधानी। रूस का राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और जो रूस का जो राष्ट्रपति भवन है, वो राष्ट्रपति भवन के लिए एक स्पेशल जगह है मास्को के अंदर, उस जगह का नाम है क्रेमलिन। कौन सा नगर है, क्रेमलिन। पीछे रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ था ना,
उस युद्ध के दौरान इस क्रेमलिन के ऊपर हमला किया गया था यूक्रेन के द्वारा, क्रेमलिन, तो वो हमले हैं वो असफल हुए थे। विश्व के जब सबसे सुरक्षित स्थानों की बात आती है ना, तब उनमें से एक सुरक्षित स्थान कौन सा आता है? क्रेमलिन आता है। तो विश्व हेबर ने जयपुर की जो तुलना है वो कौन से नगर से की है? क्रेमलिन नगर से की है। भी जिस प्रकार से रूस के अंदर सुरक्षित स्थान क्रेमलिन है, उसी प्रकार भारत के अंदर सुरक्षित स्थान कौन सा है? जयपुर है। इस प्रकार से इसकी तुलना की गई है और कई बार ये प्रश्न है वो आता रहता है पेपर के अंदर, तो इसको भी अपने क्या है नोट कर लेते हैं। एक तो अपने यूनेस्को वाली बात नोट करते हैं, फिर अपने विश्व हेबर की बात नोट करते हैं। तो पहले लिखिए आप 2019 में 2019 में जयपुर को 2019 में जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। फिर अपने विश्व हेबर की जो बात है वो नोट कर लेते हैं। विश्व हेबर ने क्या कहा है? विश्व हेबर ने कहा कि जयपुर, या अपने ऐसे कर सकते हैं कि इन्होंने जो तुलना की है जयपुर परकोटे की तुलना की है वो किससे की है? तो वो मॉस्को या रूस के अंदर जो क्रेमलिन शहर है उससे क्या है, क्रेमलिन नगर से इसकी क्या है तुलना की है। इन्होंने जयपुर की तुलना रूस के क्रेमलिन शहर से की। क्रेमलिन शहर से की। क्रेमलिन क्या है? तो क्रेमलिन एक बहुत ही सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है जो रूस के अंदर है, जहां रूस के राष्ट्रपति का क्या है राजभवन है, वो स्थान है क्रेमलिन। ये बात अपने को ध्यान में। फिर अपने बात करें कि जयपुर के अंदर अपने एक दुर्ग पड़ते हैं नाहरगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग जब बना था ना, तब इसका नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़। क्या नाम रखा गया था? सुदर्शनगढ़ नाम रखा गया था। लेकिन कहते हैं कि दुर्ग का निर्माण करते, जितना दिन में निर्माण होता उतना शाम को टूट जाता, बनता ही नहीं। तो बाद में सवाई जयसिंह ने यहाँ पे जो ब्राह्मण थे, तांत्रिक थे, उनको बुलाया कि देखो कि यहाँ पे क्या समस्या आ रही है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक भोमिया जी विराजमान है और भोमिया जी का नाम है नारसिंह। सैनिक आदमी थे, युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को क्या हो गए प्राप्त हो गए। तो वो बैठे हैं यहाँ पे, उनका चबूतरा है इधर उनकी जगह। वो कहते हैं भाई ये जगह मेरी है, यहाँ पे मैं कोई दुर्ग दर्ग नहीं बनने दूंगा। तब सवाई जयसिंह उन तांत्रिकों से कहते हैं कि इनको मना लो, मान जाएंगे ये। तो कहते हैं उनको मनाया जाता है और उनको इस बात पे मनाया जाता है कि आप यहाँ पे दुर्ग बन जाने दो, एक तो इस दुर्ग का नाम वो आपके नाम पे कर देंगे और साथ में इधर आपका क्या है चबूतरा, नया बड़ा चबूतरा बना दो। तो इस बात पे कहते भोमिया जी राजी हो जाते हैं और उसके बाद में ये दुर्ग बनाया जाता है और दुर्ग का नाम क्या रख दिया जाता है? नाहरगढ़। नाहर सिंह के नाम पे क्या रख दिया गया? नाहरगढ़। तो लिख देते हैं सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़। सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़। ठीक है, ये कहानी बस ऐसे है, बस नाम से संबंधित है, बाकी लिखनी नहीं है कोई कहानी। ठीक है, किस लिए बनाया सवाई जयसिंह ने? मराठों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु। तो लिख देंगे मराठों से सुरक्षा हेतु निर्माण करवाया। मराठों से सुरक्षा हेतु निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग का प्रश्न आता है कि मराठों से सुरक्षा हेतु सवाई जयसिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़ का निर्माण करवाया।
अगली बात करें इसके बाद, तो जयपुर के अंदर सिटी पैलेस है, या अपने उसे बोल देते हैं चंद्र महल, उसका क्या करवाया सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया। सिटी पैलेस या चंद्र महल का निर्माण करवाते हैं। जयपुर के अंदर गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है इनके द्वारा। तो लिखते हैं अपने सिटी पैलेस या चंद्र महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। सिटी पैलेस या चंद्र महल का निर्माण करवाया। अगली बात करते हैं सिटी पैलेस के बाद, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जो गौड़ीय संप्रदाय का क्या है, एक प्रकार से मंदिर है। गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने करवाया। अगली बात करें अपने, तो जल महलों का निर्माण करवाया। कहाँ बनवाए जल महल, तो मान सागर झील के अंदर बनवाए। क्यों बनवाए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जल महल का निर्माण कहाँ करवाया, मान सागर झील में। मान सागर झील में, कहते हैं झील है, झील के अंदर पानी है और पानी के अंदर ये महल स्थित है, और इन महलों के अंदर कुछ जो मंजिल है वो तो पानी के अंदर है और कुछ है वो ऊपर है। जो ऊपर दिखाई देती है उसका नाम है चमेली महल। और जो इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था ना, उस अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहितों को रुकने की व्यवस्था के लिए इसका क्या करवाया था, जल महल का निर्माण करवाया था। भाई अश्वमेघ यज्ञ भी अपने आप के अंदर बड़ी बात है, तो जो उसका आयोजन करवा रहे, जो पुरोहित उसको संभाल रहे, तो उसको अपने क्या इज्जत देने के लिए, है ना, इस महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो अपने कई बार प्रश्न आते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहितों को कहाँ ठहराया गया, तो जल महल में ठहराया गया। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहितों को ठहराया गया। आया हुआ क्वेश्चन है पेपर के अंदर कि कहाँ ठहराया गया था, जल महल में। इसकी ऊपरी मंजिल कौन सी है, चमेली महल। चमेली महल, वो कल्चर में अपने देखेंगे कौन सी मंजिल, चमेली महल, ये अपने को ध्यान में रखना। और क्या करवाया, जयपुर में पानी की आपूर्ति के लिए इन्होंने एक नहर बनवाई थी, उस नहर का नाम है हरमाड़ा नहर। हरमाड़ा नहर का निर्माण किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने करवाया। तो एक अपने लिख लेते हैं, हरमाड़ा नहर का निर्माण जयपुर को जलापूर्ति हेतु, जयपुर को जलापूर्ति हेतु, ये इनकी होगी एक प्रकार से स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर महत्वपूर्ण बात, जयपुर नगर का निर्माण, इसे राजधानी बनाई जाती है कछवाहा राजवंश की। इसके बाद में कछवाहा राजवंश की जो राजधानी है वो जयपुर रहती है। और मराठों के आक्रमण से बचने के लिए सुदर्शनगढ़ या अपने कह सकते हैं नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। बिशप हेबर ने जो जयपुर की जो तुलना है वो रूस के क्रेमलिन नगर से की है। 2019 के अंदर जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला पीछे जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था उसमें पूछा था। ये लाइन आई है सीधी सीधी, ये बातें अपने को ध्यान दें। अब आगे बात करें अपने साहित्य कला ग्रंथों के बारे में, क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन से ग्रंथ है वो लिखे गए। पहली बात अपने करें साहित्य कला के बारे में, तो सवाई जय सिंह वो खुद विद्वान आदमी। सवाई जय सिंह ने तो अपने ग्रंथ लिखे, एक है जय सिंह कारिका
और दूसरा है जीज मोहम्मद शाही। दो ग्रंथों की क्या की है, रचना की है खुद ने। बाकी इसके दरबारी विद्वान है उनकी बात करते हैं। पहले खुद की बात करते हैं। साहित्य कला, साहित्य कला में एक नंबर पे अपने लिखते हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह ने साहित्य कला के बारे में क्या कार्य किए, तो एक नंबर पे लिखेंगे इनका ग्रंथ है जय सिंह कारिका। जय सिंह कारिका क्या है, तो जय सिंह कारिका एक ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ कौन सा है, जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही क्या है, जीज मोहम्मद शाही एक नक्षत्रों की सारणी है, नक्षत्रों की सारणी है जिसका निर्माण 1725 से लेकर 1733 के बीच में अपने सवाई जयसिंह ने किया था। और ये किसे भेंट की थी, ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को इन्होंने भेंट की थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा, जीज मोहम्मद शाही नाम रखा था। तो इसमें लिख देंगे ये क्या है, नक्षत्र सारणी, नक्षत्र सारणी। कब बनाई, 1725 से 1733 के बीच में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है जीज ए मोहम्मद शाही क्या है, तो जीज ए मोहम्मद शाही एक नक्षत्र सारणी है जो किसने लिखी है, सवाई जय सिंह ने लिखी है। एक ये बात अपने को ध्यान में। अब इनके दरबारी विद्वान, उनकी अपने बात करते हैं कि इनके दरबारी विद्वान कौन कौन रहे और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की। जिसमें दरबारी विद्वान के अंदर अपने लिखते हैं एक, फिर सबसे पहले अपने हेडिंग लगाते हैं दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान में अपने एक नंबर पे नोट करते हैं पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर दरबारी विद्वान है। इन्होंने अपने, मुझे ये बताओ कि अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित है, प्रधान पुरोहित, वो भी कौन है, इनका ग्रंथ अपने को ध्यान में रखना है, जय सिंह कल्पद्रुम। कौन सा ग्रंथ है, जय सिंह कल्पद्रुम। जय सिंह कल्पद्रुम, पता नहीं कितनी बार पूछा गया ये प्रश्न, जय सिंह कल्पद्रुम ग्रंथ किस विद्वान का है, तो पुंडरीक रत्नाकर का ये ग्रंथ है। दूसरे विद्वान लिखते हैं अपने पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ के दो ग्रंथ अपने को ध्यान में रखने, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। तो लिख दीजिए पंडित जगन्नाथ, एक ग्रंथ है इनका सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत सम्राट, और दूसरा ग्रंथ है इनका सिद्धांत कौस्तुभ। सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। तो पुंडरीक रत्नाकर का ग्रंथ जय सिंह कल्पद्रुम, पंडित जगन्नाथ के दो ग्रंथ सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। एक इनका दरबारी विद्वान होता है जनार्दन भट्ट। जनार्दन भट्ट के दो ग्रंथ अपने को कम से कम ध्यान में रखने हैं, एक है श्रृंगार शतक और एक है वैराग्य शतक। तो लिखिए 3 नंबर पे अपने नोट करते हैं जनार्दन भट्ट। जनार्दन भट्ट, जनार्दन भट्ट के अपने दो ग्रंथ ध्यान में रखेंगे। एक नंबर पे अपने लिखिए श्रृंगार शतक और दूसरा लिखिए वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक और एक आप लिखिए वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। एक विद्वान आप लिखिए कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट की उपाधि थी एक तो कवि कलानिधि की और एक राम रसाचार्य की। उपाधि किसने दी, उपाधि सवाई जयसिंह देता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही अपने कह सकते हैं कि शानदार कवियों में से एक कवि है और इसका एक गीत मिलता है राम रासा। तीनों बातें ही इंपॉर्टेंट है इसकी, गीत राम रासा है, उपाधि कौन कौन सी है, तो एक कवि कलानिधि की और एक राम रसाचार्य की उपाधि है। तो नोट कर देते हैं अपने कृष्ण भट्ट।
कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट के बारे में क्या लिखना है? इनका गीत कौन सा है? गीत है राम रासा। राम रासा। उपाधि कौन सी है? उपाधि में नोट करना है, एक तो है कवि कलानिधि और एक है राम रसाचार्य। राम रसाचार्य। ये साहित्य की जब बातें आती है ना तो सारा काम बोरिंग हो जाता है। इनके रट्टे मारने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। रट्टे मारो और पर्सन फिक्स है, पर्सन आएगा। भले कृष्ण भट्ट से आ जाए, भले जनार्दन भट्ट से आ जाए, भले पुंडरीक रत्नाकर से आ जाए, इन्हीं के ग्रंथ ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखने। और दो ग्रंथ खुद जय सिंह के, कौन कौन से? तो एक तो ग्रंथ है इसका जय सिंह कारिका और दूसरा कौन सा है? जी जय मोहम्मद साहब। तो ये अपने को ध्यान में रखना। अब अपने आगे बात करते हैं कि इन्होंने अपने जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, वैसे तो क्या है वो वेदशालाएं, और इन्होंने 5 वेदशालाओं या 5 जंतर मंतरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इन जंतर मंतर के अंदर क्या है? एक तो सूर्य घड़ी है जो समय का क्या है? ज्ञान करवाती है, और बाकी ज्ञान से संबंधित क्या है? कुछ उपकरण जो बहुत पुराने, लगभग सवाई जय सिंह के काल के। तो इन्होंने कितनी वेदशालाओं का निर्माण करवाया? 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया। सबसे पहले कहाँ करवाया? सबसे पहले दिल्ली में करवाया। सबसे बड़ी वेदशाला कौन सी है? तो जयपुर की वेदशाला है, वो सबसे बड़ी है। और कहाँ कहाँ है? तो एक उज्जैन में है, एक मथुरा में है और एक बनारस के अंदर है। तो ये अपने आज नोट करते हैं, लिखिए। सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया। 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, जंतर मंतर जिन्हें बोलते हैं। एक नंबर पे कौन सी है? दिल्ली। सबसे प्राचीन, अगर पूछ ले कि सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित वेदशालाओं में सबसे प्राचीन वेदशाला कौन सी है, तो दिल्ली की है। कब बनाई? 1724 ईस्वी के अंदर। 1724 ईस्वी के अंदर इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। फिर एक वेदशाला कहाँ पे है? जयपुर में। जयपुर वाली की विशेषता क्या है? सबसे बड़ी वेदशाला है। और क्या विशेषता है? 2010 में 2010 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल। कौन सी वेदशाला? जयपुर की वेदशाला। तीसरी वेदशाला की बात करें, तीसरी कहां पे है? तो तीसरी है उज्जैन में। उज्जैन कहां पड़ता है? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। 4 नंबर पे अपने को लिखना है मथुरा। मथुरा कहाँ है? यूपी के अंदर है। और बनारस कहाँ है? यूपी के अंदर। एक मथुरा है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, और एक बनारस है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उज्जैन वाली मध्य प्रदेश के अंदर। 5 वेदशालाएं। इनमें ज्यादा जो पूछा जाता है वो ऊपर वाली 2 का पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन कौन सी है या सबसे बड़ी कौन सी है। एक आध बार प्रश्न ऐसा भी है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेदशाला की स्थापना नहीं की? तो उसके लिए पता होना चाहिए कौन कौन सी की। तो कौन कौन सी है? एक दिल्ली है, एक जयपुर है, एक उज्जैन है, एक मथुरा है, और एक कौन सी है? बनारस है। ये 5 वेदशालाएं हैं, ये अपने को ध्यान में रखना। टाइम हो गया है? पड़ा है अभी? हो गया? पूरा पूरा ही हुआ है? तो क्या पढ़ लिया आज? कहाँ से लगे थे आज? हमें कहाँ से शुरू किया था? ठीक है, पहले तो अपने ये पढ़ा कि 3 बार मालवा के सूबेदार बनते हैं जय सिंह। फिर 3 युद्ध होते हैं। एक युद्ध के अंदर जय सिंह की जीत होती है, 2 के अंदर जय सिंह की हार होती है। इसके बाद में कौन सा सम्मेलन बुलाया जाता है? हुरडा सम्मेलन बुलाया जाता है। योजना करता सवाई जय सिंह, अध्यक्ष मेवाड़ के शासक करते हैं। और भी जो शासक आए जैसे अभय सिंह है, जोरावर सिंह है, गोपाल सिंह है, दलेर सिंह है,
लेकिन सम्मेलन क्या रहता है, असफल रहता है, सफल नहीं हो पाता। फिर हमने एक धौलपुर समझौता पढ़ लिया कि बालाजी बाजीराव पेशवा के मध्य और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य समझौता करवाया, और उसके अंदर मोहम्मद शाह का जो प्रतिनिधि है वो कौन थे, सवाई जय सिंह थे। फिर हमने कौन सा अपने यज्ञ पढ़ा, अश्वमेध यज्ञ पढ़ा। अश्वमेध यज्ञ में हमने क्या पढ़ा कि ये अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और यज्ञ कब हुआ, 1740 में। इसके जो पुरोहित कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर। और इसके बारे में ये भी पढ़ा कि जब अश्व छोड़ा गया था तो अश्व को किसने पकड़ा था, दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ा था, एक ये बात पढ़ी। फिर अपने जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को स्थापना, भारत का पहला नगर है जो नियोजित तरीके से क्या है, बसा हुआ है। 2019 के अंदर इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल कर लिया गया। परकोटे के अंदर कितने दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। विशप हेबर का जो कथन याद रखना है, कौन सा कथन है कि इसकी तुलना किससे की है, रूस के क्रेमलिन, मास्को के क्रेमलिन शहर से की है, वो बात अपने को याद रखनी है। इसके बाद में अपने चंद्र महल पढ़ लिया, गोविंद देव जी का मंदिर पढ़ लिया, जल महल पढ़ लिया, जिसमें जो इस यज्ञ के जो पुरोहित थे उनको ठहराया गया था। फिर साहित्य पढ़ लिया, साहित्य के अंदर सवाई जय सिंह की जो 2 ग्रंथ है, जय सिंह कारिका और एक कौन सा है, जी जय मोहम्मद शाही। उसके बाद में पुंडरीक रत्नाकर का ग्रंथ जय सिंह कल्पद्रुम पढ़ लिया। उसके बाद में पंडित जगन्नाथ के 2 ग्रंथ सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। और उसके बाद में हमने जनार्दन भट्ट श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, और एक हमने जो कवि पढ़े थे कृष्ण भट्ट की 2 उपाधियां, कवि कलानिधि की और राम रसाचार्य की, और गीत कौन सा है उनका, राम रसा। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, 500 अपने जो वेधशालाएं हैं, सबसे पुरानी दिल्ली के अंदर, सबसे बड़ी है जयपुर के अंदर, एक उज्जैन के अंदर, एक अपने मथुरा के अंदर और एक बनारस के अंदर। यहीं तक पढ़ाए। इससे आगे की जो बातें हैं वो अपने कल करेंगे। कल फिर एक विवाद भी पढ़ेंगे अपने इनका कि ये जब तक इनकी मृत्यु होती है तब तक ये निर्धारित ही नहीं करके जाते कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि देवारी समझौते के अंदर एक शर्त भी तो लिख के आए हैं, उसके बारे में अपने कल पढ़ेंगे। आज इतना करते हैं।